दोस्तों नमस्कार। केजरीवाल को अपना सरकारी निवास, जो मुख्यमंत्री निवास है, जिसको शीश महल भी कहा जा रहा है मीडिया में, वो उसको छोड़ने पर मजबूर हो गए। ऐसा क्या हुआ, ये हमारे सामने है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छोड़ दी है। अब उनकी पूरी पार्टी का ये प्रयास है कि आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में मेहनत करें और केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएं। सवाल इस बात का है कि क्या केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आज हम इसकी चर्चा करें। मैं इसका राजनीतिक नहीं, एक लीगल एंगल आपके सामने रखूंगा और फिर आप बताइएगा कि आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति में क्या होने वाला है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपके सामने कई एविडेंस रखने वाला हूं और फिर हम चर्चा करेंगे कि आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति में क्या होगा। उम्मीद है आपने इस वीडियो को शेयर कर दिया होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर की। और सबसे पहले मैं एक ऑर्डर को पढ़ता हूं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फरवरी 2024 में कहा था, और जिसमें यह कहा था कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट शुड रिफ्रेन फ्रॉम फिक्सिंग टाइम बाउंड शेड्यूल्स फॉर केस डिस्पोजल इन अदर कोर्ट्स ऑर्डिनरीली। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो बाकी अदालतें हैं, उनको ये दिशा निर्देश ना दें कि आप इतने समय में, ये टाइम के अंदर आप इस केस को खत्म कर लो। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स इन ऑर्डिनरी कोर्ट शुड रिफ्रेन फ्रॉम फिक्सिंग ए टाइम बाउंड शेड्यूल फॉर डिस्पोजल ऑफ केसेस पेंडिंग बिफोर अदर कोर्ट्स। Constitutional courts may issue direction for the time-bound disposal of cases only in exceptional circumstances. The issue of prioritization case should be best left to the decision of concerned courts. अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि केजरीवाल का मुकदमा चल रहा है शराब घोटाले का, आपको पता है। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यह कह दिया है कि साहब, जो सुपीरियर कोर्ट है, जिसको आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं, वो ट्रायल कोर्ट्स को या बाकी जो अदालतें हैं हिंदुस्तान में, उनको ये दिशा निर्देश नहीं दे सकते कि आप इस काम को जल्दी निपटाएं। और हाँ, किसी ना किसी लेवल पे आप ये कह सकते हैं कि इन जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनको टाइम बाउंड मैनर में निपटाया जाए, लेकिन वो प्रायोरिटी है या नहीं है, ये वो कोर्ट ही डिसाइड करेगा जहां उसकी सुनवाई हो। अब मुद्दा क्या है दोस्तों? अब मुद्दा ये है कि केजरीवाल का जो केस चल रहा है, ट्रायल कोर्ट जो है राउजिंग एवेन्यू कोर्ट में चलेगा। सीबीआई भी वही है, ईडी का कोर्ट भी वही है, स्पेशल कोर्ट्स। अब वो डिसाइड करेंगे कि क्या सीबीआई और ईडी के कोर्ट्स में जो केजरीवाल का मुकदमा है, क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो रूटीन से चलेगा। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट रीजन फॉर अडॉप्टिंग द सेड अप्रोच, कि जो हमने कहा उसके पीछे एक कारण और है। नॉट एवरी लिटिगेंट कैन इजीली अफोर्ड टू फाइल प्रोसीडिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। अब आपने तो महंगे और बड़े बड़े वकील रख लिए, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। और जो लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाते, उनका क्या? आप वहां प्रायोरिटी पे आके अपने इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं और जाके कहते हैं हमारा काम जल्दी होना चाहिए। तो जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, उनका क्या? इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोज लिटिगेंट हु कैन अफोर्ड टू अप्रोच द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कैन नॉट बी अलाउड टू टेक अनड्यू एडवांटेज बाय गेटिंग एन ऑर्डर डायरेक्टिंग आउट ऑफ टर्न डिस्पोजल ऑफ देयर केसेस while all other litigants patiently wait in the queue for their turn to come. अब आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और आपने कहा जी पहले केजरीवाल का केस निपटाओ, तो केजरीवाल से पहले जितने हजारों केस लाइन में लगे हुए हैं, उनका क्या होगा? क्या केजरीवाल भारत के आम नागरिक नहीं है, या भारत के संविधान में केजरीवाल के लिए कोई अलग से प्रावधान है? इसको हमें समझना होगा। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का केजरीवाल पे ऑर्डर है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। The court superior in the judicial hierarchy cannot interfere in day-to-day functioning of other courts by directing that only certain cases should be decided out of turn within a time frame. इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी ट्रायल कोर्ट में इंटरफियर नहीं करेगा।
ये कह के कि साहब ये केजरीवाल का केस है, ये वीआईपी है, पहले केस इनका किया जाए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये इंटरफियरेंस नहीं कर सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का आदेश है। इन ए सेंस नो कोर्ट ऑफ लॉ इज इंफीरियर टू अदर, कोई भी किसी से छोटा नहीं, हर अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रहा है। दिस कोर्ट इज नॉट सुपीरियर टू हाई कोर्ट्स इन जुडिशियल हायरार्की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी जुडिशियल हायरार्की में हाई कोर्ट से ऊपर नहीं है, हम उनको डिक्टेट नहीं दे सकते। इस बात को आपको समझना होगा। देयरफॉर द जजेस ऑफ हाई कोर्ट शुड बी अलाउड टू सेट देयर प्रायोरिटीज ऑन ए रैशनल बेसिस। जो हाई कोर्ट के जज हैं वो भी अपनी कार्यशैली और प्रायोरिटीज को खुद डिसाइड करेंगे। Thus, as far as setting the outer limit is concerned, it should be best left to the concerned court unless there is a extraordinary circumstances. अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, उसी स्थिति के अंदर कोई डायरेक्शन दिया जा सकता है। अदरवाइज जो हाई कोर्ट है वो खुद तय करेगा कि क्या होना चाहिए। इसी में एक जज ने और कहा कि द इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल डिस्क्रिशन इन स्टे ऑर्डर्स, इंसिस्टिंग दैट ए रीजंड स्टे ऑर्डर अनलेस स्पेसिफाइड टू बी टाइम बाउंड शुड persist until the main matter is decided or until the order is extended, modified, varied और vacated। इसका मतलब यह है कि जो स्टे भी दिया जाता है उसको भी लेके सजगता रहनी पड़ेगी, और जो आप स्टे देते हैं वो भी रीजंड स्टे होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि हमने कार्रवाई पे स्टे लगा दिया। क्यों स्टे लगाया? सजा पे हमने स्टे लगा दिया, क्यों लगाया? उसका रीजन भी जज को बताना होगा। आप पॉलिटिकल प्रेशर में आके ये नहीं कर सकते। His instance aligned that broader sentiment of the branch of given precedence to a case by case approach over a blanket rule। तो साहब इस तरह का कुछ नहीं हो सकता कि हम केस टू केस को ये ऊपर करें या उसको नीचे करें, ये नहीं चल सकता। ये तो थी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता। लेकिन अब मुद्दा मैं वापस आ रहा हूं कि केजरीवाल को लेकर कि क्या केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके लिए आपको एक जजमेंट और पढ़ना पड़ेगा। और वो जजमेंट क्या है? जजमेंट है दोस्तों, ये जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था केजरीवाल के मुकदमे में, और ये इशू हुआ था ईडी वर्सेस केजरीवाल वर्सेस ईडी का ऑर्डर जो उनकी अपील पे दायर किया गया था। और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी, जब केजरीवाल को जेल भेजा गया था, उन्होंने क्या कहा था? जब पहली बार जब उन्होंने उनको जमानत दी थी इलेक्शन से पहले, उन्होंने ये कहा था कि ही शुड फर्निश ए बेल बॉन्ड। वो तो ठीक है। ही शेल नॉट विजिट द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड दिल्ली सेक्रेटरीट। इसका मतलब जब तक ये केस चल रहा है केजरीवाल सेक्रेटरीट नहीं जाएंगे। अब सवाल क्या है दोस्तों? सवाल यह है कि मान लीजिए दिल्ली का चुनाव हो जाता है, केजरीवाल की पार्टी जीत जाती है और वो चाहती है कि केजरीवाल को हम मुख्यमंत्री बनाएं। क्या केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ऑफिस जा पाएंगे? क्योंकि जिस आपराधिक मामले में उन पे ये ऑर्डर पास हुआ है वो तो अभी मुकदमा चल रहा है, उसमें तो 435 विटनेस हैं, अभी तो उसकी हियरिंग शुरू भी नहीं हुई है। ये तो मुकदमा चलेगा 10 साल। तो जब तक वो मुकदमा चलेगा और केजरीवाल बेगुनाह साबित नहीं हो जाते, तो क्या केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जाने की परमिशन देगा सुप्रीम कोर्ट, या सेक्रेटरीट जाने की? क्योंकि वो फाइलें तो अभी भी वहीं होंगी। उस स्थिति में क्या होगा, इस बात को समझना होगा। He shall be bound by the statement made on his behalf and he shall not sign official files unless it is required necessary of obtaining clearance approval of LG of Delhi। इसका मतलब वो फाइलें भी साइन नहीं कर सकते। जो कारण आज था जिसके कारण केजरीवाल ने इस्तीफा दिया कि वो ऑफिस नहीं जा सकते, फाइलें साइन नहीं कर सकते, कोई मीटिंग नहीं ले सकते, किसी विटनेस से वो इंटरफेस नहीं कर सकते, उस डिपार्टमेंट की फाइलें नहीं मंगा सकते जहां पे ये केस चल रहा है। तो उस स्थिति में अगर केजरीवाल दोबारा सत्ता में आने का प्रयास भी करते हैं, मान लीजिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत भी जाती है, तो क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री बन पाएंगे? आज सवाल इस बात का है। क्योंकि जो बेल कंडीशन है, जो केजरीवाल को अभी लेटेस्ट बेल मिला जिसके कारण वो बाहर है, उसमें साफ ये कहा गया है कि ये जो ऑर्डर है जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, ये टर्म्स एंड कंडीशंस लागू रहेंगी। ये है 10 मई 2024 का ऑर्डर।
तो सवाल अब इस बात का है कि एक तरफ आपको प्रायोरिटी नहीं मिल सकती, दूसरी तरफ आपका केस चल रहा है, तीसरी तरफ आप पे ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो क्या इस स्थिति में केजरीवाल दोबारा चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे? सवाल अब इस बात का है। अगर हम टेक्निकली देखें, नहीं हो सकता। हाँ, सुप्रीम कोर्ट इसको स्पेशल सर्कमस्टांसेस मान के ये जो कंडीशंस लगाई थी, इनको अगर वो हटाना चाहता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को उसका जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा कि खुद ही अपने ऑर्डर को अगर वो बदल रहे हैं और परिस्थितियां नहीं बदली हैं, कोई नया एविडेंस नहीं है उनके सामने आया है, कोई नई परिस्थितियां नहीं है, एक्सेप्ट कि वही आदमी जो पहले एमएलए था दोबारा एमएलए बन गया, ये भी कोई नई परिस्थिति नहीं। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल पहले एमपी थे अब एमएलए हो गए, पहले भी वो एमएलए थे। नए जब चुनाव होंगे, अगर मान लीजिए वो दोबारा एमएलए बन जाते हैं, उस स्थिति के अंदर तो वस्तु स्थिति तो नहीं बदली। जब वस्तु स्थिति नहीं बदली तो क्या कोर्ट्स की टर्म्स एंड कंडीशंस बदलेंगी? अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या केजरीवाल दोबारा इन कंडीशंस के आधार पे मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आदेश में दे दिया है कि किसी को भी वो आदेश नहीं दे सकते ट्रायल कोर्ट को कि आप पहले इनका केस निपटाएं। हाई कोर्ट को भी नहीं कह सकते कि आप इनको पहले हियरिंग दें। सुप्रीम कोर्ट खुद जो स्टे दिया हुआ है, अगर उस स्टे को हटाएगा तो नहीं, वो स्टे को एक्सटेंड करेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन सुप्रीम कोर्ट को हटानी पड़ती है तो इसका जस्टिफिकेशन क्या होगा? क्या राजनीतिक जस्टिफिकेशन होगा या लीगल जस्टिफिकेशन होगा? क्या वो जस्टिफिकेशन देश के बाकी नागरिकों पे भी लागू होना चाहिए या नहीं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपके जो भी विचार हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।